गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में गुड इवनिंग से हम लास्ट लेक्चर में हम लोग थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, और मैंने ये बताया था v इक्वल टू माइनस यू, ये फॉर्मूला आता है और उससे हमारे दो कंक्लूजन निकलते हैं। माइनस साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि v और u अपोजिट साइन के हैं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज उसके पीछे है। इसका मतलब अगर एक चीज रियल है तो दूसरी वर्चुअल है। और दूसरा हमने किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ v और मैग्नीट्यूड ऑफ u वो इक्वल होंगे, और उसका मतलब मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। इतना हमने किया था। क्यों? अब जरा रे डायग्राम पे आते हैं। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले ना पॉइंट ऑब्जेक्ट का ड्रॉ कर लेते हैं। और थोड़ा मैं जानबूझ के थोड़ा मिरर को टेढ़ा रख रहा हूँ। मान लो ऐसे है। अब देखो ये है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने तुमसे कहा था दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए ना। क्यों? दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए कम से कम। उसमें से सबसे सिंपल देखो ये वाली होगी, देखो जो परपेंडिकुलर गिरेगी, ये आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। एक तो ये मिल गई तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी कोई सी भी ले लो, बस हो गया। जैसे मान लो मैं ये वाली ले लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये आया। अब जितना एंगल आई है उतना एंगल आर आ गया। ये एंगल आर आ गया। अब दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। आप देखो ना, एक रे ये आ गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ गई। अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये मिरर के सामने तो मिल नहीं रही है। इनको जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये इधर पे मीट होंगी। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बस हो गया, ये हो गया। सॉरी, ये इमेज आ गई। बस हो गया। बताओ रे डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? सोहम, रे डायग्राम समझ में आया बेटा? कोई सी भी दो रेज ले लो, बस हो गया। नहीं है? और उसमें से सबसे जो सिंपल है, सबसे सिंपल कौन सी वाली है? नॉर्मल जो इंसिडेंस है। और मैंने तुमसे कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो ये हो गया खेलो जो है। अब चलते हैं एक्सटेंडेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको भी थोड़ा जानबूझ के और टिपिकल बना देता हूँ। जैसे एक ये तो हो गया मिरर, और ऐसे बना देता हूँ। ये मान लो ए और बी आ गए। अब देखो, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए की इमेज यहाँ बनेगी ना। ये ए डैश हो गई। बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बी की इमेज यहाँ कहीं आएगी। ये बी डैश हो गया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये ए डैश बी डैश बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ए और बी का समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जो है ये हो गया। अब एक काम करते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। क्यों? किसी एक पॉइंट का कर दे रहा हूँ, ऐसे फिर बाकी पॉइंट्स का हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बी का ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो बी में क्या हुआ देखो, एक रे तो यही ले लेते हैं सीधे सीधे, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई।
एक रे तो ये मिल गई मेरे को, दूसरी कोई सी भी रे ले लो, जैसे ये लेता हूं, मान लो यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब जितना एंगल आई था उतना एंगल आर ले लिया, क्यों? तो दूसरी रे ये मिल गई, लेकिन ये रे 1 है और ये रे 2 है। अब तुम्हें लग ही रहा होगा कि 1 और 2 मिरर के सामने तो मिलेंगे नहीं, क्यों? मिरर के सामने तो मिलेंगे नहीं, जब तुम मिरर के पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां मिल जाएंगे। ये हो गया, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये कर तो मेरे ख्याल से रे डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, क्यों? पॉइंट ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करना हो और या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करना हो तो कर लोगे। अब चलते हैं दूसरी बात। अगर आप इंसिडेंट रे को कुछ नहीं करते हो, हाँ, इंसिडेंट रे ये फिक्स है, लेकिन मिरर को आप थीटा रोटेट करते हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना वो 2 थीटा एंगल घूम जाती है, और वो भी क्लॉकवाइज में ही घूमती है। देन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये 2 थीटा एंगल घूम जाएगी और ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। पॉइंट समझ में आया? पहले ये बताओ कि इंसिडेंट रे को आपने कुछ नहीं किया और मिरर को थीटा घुमाया, मान लो क्लॉकवाइज घुमाया, तो मैंने तुमसे कहा कि रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाती है और वो क्लॉकवाइज में घूमती है। इसका जरा रे डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे मान लो ये नॉर्मल है, हाँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रे 45 डिग्री पे गिरती है, मान लो, तो 45 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये 45 डिग्री पे ये हो गई, और ये हमारा नॉर्मल था। अब मैं मिरर को 15 डिग्री घुमा देता हूँ, मान लो क्लॉकवाइज घुमा दे रहा हूँ, ये हो गया। ये मैंने 15 डिग्री घुमा दिया, मतलब ये मिरर की पहले पोजीशन थी, ये मिरर की बाद में पोजीशन हो गई। तो एक बात बताओ, अगर मिरर को मैंने 15 डिग्री घुमाया तो उसके साथ उसका नॉर्मल भी 15 घूम जाएगा ना फिर? ये बताओ ये नया नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, जो है ये एन डैश बनेगा और ये भी 15 डिग्री घूम जाएगा। तो अब नए नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे कितना एंगल फॉर्म कर रही है बताओ? नए नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे कितना फॉर्म कर रही है? 60 डिग्री घूम रही है, क्यों? ये कर रही है, इसका मतलब नए नॉर्मल के साथ में नई रिफ्लेक्टेड रे वो भी 60 डिग्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बताओ, ये बताओ, ये आर डैश है, तो बताओ ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? बताओ, बताओ ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, ये भी 60 डिग्री होगा। अब आप एक चीज देखो कि
ये 45 डिग्री था, इसमें से ये 15 निकल गया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल आया ये 30 डिग्री रह गया। देखना जरा, ये 45 था, ये 15 है, तो इसका मतलब ये 30 हो गया। तो जरा देखना ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, देखो जरा। शुभम जरा बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। वो एंगल 30 डिग्री ज्योमेट्री है, प्योर ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। तो अब ये बताओ कि मैंने एम को एम डैश तक ले गया मैं, तो इसका मतलब तुमने 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया था, क्यों? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आर डैश आ गई है, और जरा चेक करना वो 30 डिग्री वो क्लॉकवाइज आई या नहीं आई, बताओ बताओ। टीएम बता, समझ में आया कि नहीं आया? टीएम बता बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि अगर आप इंसिडेंट रे को कुछ नहीं करते हो लेकिन मिरर को अगर थीटा घुमाते हो और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कितना घूम जाती है, 2 थीटा, और वो भी घूमती है क्लॉकवाइज। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा एक वर्ड आता है फील्ड ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे चल के हम क्वेश्चन भी करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू, आगे से मैं इसको FOV कह दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे कि मान लो ये छोटा सा मिरर है और मैंने यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा, तो बताओ क्या ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, बताओ। क्या ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ, एक्चुअल में ना इस लाइन के सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा उस सब की इमेज बनाएगा जो है। इसके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन जो ड्रॉ की है उसके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब की इमेज बनाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। समझिए ना, कंप्लीट इमेज बनेगी जो है। अब वो एक अलग बात है कि वो तुम्हें दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही है, वो एक अलग चीज होती है ना। जैसे तुम एक बात बताओ कि होना न होना और दिखना न दिखना वो एक अलग चीज है। जैसे अमिताभ बच्चन है कि नहीं है बता, धर्मेंद्र क्या छोड़, धर्मेंद्र भी छोड़, हेमा मालिनी बता जो है, हेमा मालिनी है कि नहीं है? तेरे को हेमा मालिनी ज्यादा समझ में आती है ना, ये बता जो है, हेमा मालिनी है कि नहीं है बता जो है ना हेमा मालिनी। अब वो दिख पा रही है तेरे को, ये बता जो है, तेरे को दिख रही है हेमा मालिनी, ये बता उज्जवल, तेरे को दिख रही है हेमा मालिनी? नहीं दिख रही है ना। तो होना न होना वो एक अलग चीज है और दिखना न दिखना वो एक अलग चीज है जो है। तो ये ध्यान रखना, मिरर के सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब की इमेज बनाएगा, दिखना न दिखना वो एक अलग चीज है। अब कहाँ बनाएगा? अच्छा तू घोड़े में चढ़ के आता जब है। अब सुन बेटा, तुम्हारी जो पर्सनालिटी डेवलप करता हूँ ना, इसके तो मैं कभी गुरु दक्षिणा लेता ही नहीं जो है। हाँ, इसकी तो गुरु दक्षिणा लेता ही नहीं। तो शुरू शुरू में जब आया था मेरे को याद है कितना वो रहता था जो है, हाँ, कितना तू जो है शांत रहता था जो है। जो तेरी मैंने पर्सनालिटी पिछले 1-1.5 साल में डेवलप की है, इसका कोई वो नहीं बेटा जो है, इसका कोई मोल नहीं जो है। तो सुन, तो ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पे इमेज बनेगी। ये इमेज बनेगी, ये कह ले बेटा जो है, ये हो गई। अब सुनो, अब तुम क्या करो, इस इमेज से बिल्कुल एक्सट्रीम जो रेंज है वो ले लो।
जैसे एक तो ये हो गई और एक और एक ये हो गई। ये बिल्कुल दो एक्सट्रीम रेज हैं, ये ध्यान रखना बेटा जो है। टू एक्सट्रीम रेज, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसके बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तन में समझ में आया बेटा, ये बता जो है, इसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। और एक बात बताओ कि जब मैंने एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज ले ली, तो इसका मतलब सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज इसके बीच में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ जो है, ये बताओ। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज लाई इन फील्ड ऑफ व्यू। और एक बात बताओ कि अगर तुम्हें इमेज देखनी है, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज देखनी है, तो रिफ्लेक्टेड रेज तुम्हारी आई तक पहुंचनी चाहिए ना। ये तो अगर तुम्हें इमेज देखनी है तो रिफ्लेक्टेड रेज तुम्हारी आई तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? बताओ जो है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी जो आई होनी चाहिए वो इसके बीच में कहीं होनी चाहिए। बस हो गया, यहां से तुम उसको देख पाओगे। ये कह लो, अगर तुम यहां से देख रहे हो तो यहां से तुम ऑब्जेक्ट को तो देख लोगे, ऑब्जेक्ट को देख लोगे, लेकिन इमेज को नहीं देख पाओगे। लेकिन यहां पे अगर तुम्हारी आई है तो फिर तुम ऑब्जेक्ट भी देख लोगे और इमेज भी देख लोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। सारी रिफ्लेक्टेड रेज उसके बीच में लाई करेंगी। अगर तुम्हें इमेज को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रेज तुम्हारी आई तक पहुंचनी चाहिए, या उसको उल्टा कह दो कि तुम्हारी जो आई होनी चाहिए वो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए, मतलब फील्ड ऑफ व्यू में लाई करनी चाहिए। बस ये करें। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार मिरर के पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर ये रेज सर ने कहां से ले ली? समझ में आ रहा है ना? तुम सोच सकते हो हाँ मेरे को मालूम था ना, तो ऐसे ही सोच रहा होगा कि मिरर के पीछे तो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, तो सर ने फिर ये कहां से ले ली बेटा जो है। तो सुनो बेटा, ये वाली जो रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो ये है एक्चुअल में, और ये वाली जो रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो ये है। अब समझ में आई बात, नहीं आई बेटा ये बता जो है। वो तो मैंने ज्योमेट्री को सिंपल करने के लिए कर दिया था कि जैसे पीछे से आ रही है रेज, एक्चुअल में तो सामने से ही आ रही है, रिफ्लेक्ट होके सामने से ही आ रही है जो है, ये कह लो। अब समझ में आ गया होगा। ठीक। अब एक नोट पॉइंट देखो, आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ध्यान रखना, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट we can increase or decrease field of view। जैसे तुम ये देखो कि अगर मान लो मैं उसी ऑब्जेक्ट को इसके सामने रख देता, मान लो, और कुछ नहीं किया मैंने, यहां पे रख देता, तो अब देखो इसकी इमेज यहां बनती। अब एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती? देखो ये है, एक तो ये आ जाती, एक ये है, एक ये आ जाती। अब जरा बताओ तुम्हें बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ, ये बताओ, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बताओ।
तुम आई को यहाँ रखो तब भी इमेज दिखेगी, आई को तुम यहाँ रखो तब भी इमेज दिखेगी। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा बाकी सब चीज सेम है। तो फील्ड ऑफ व्यू तुमने इंक्रीज कर दिया। और मैंने पहले ही तुमसे बता दिया कि एक्चुअल में पीछे से रेज नहीं आ रही है। क्यों? एक्चुअल में पीछे तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में ये वाली रे तो ये है बेटा, और उसी टाइप से ये वाली रे ये है, ये है। और हर रे ऑफ लाइट में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगाया, ध्यान रखना। जैसे ये नॉर्मल आ गया, देखो ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल आई आ गया और ये हो गया एंगल आर। ये अब एक चीज और, ये बताओ कि रियर व्यू मिरर जो व्हीकल्स में होता है, कार में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है बताओ? जो है रियर व्यू मिरर कौन सा होता है बताओ? कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स होता है। कार में जो रियर व्यू मिरर होता है वो होता है कन्वेक्स। और इसके ना दो रीजंस होते हैं। पहला, एक तो जो इमेज होती है हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड होती है। मतलब इरेक्ट होती है मेन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इमेज है ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, ये होती है। समझ गए ना? ये रीजन होता है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड होती है। पता लगा तुमने कहीं पे कनकेव मिरर ले लिया तो पता लगा कभी इरेक्ट है कभी इन्वर्टेड है। पता लगा पीछे से जो कार आ रही है कभी उल्टी चलती हुई दिखाई दी, तुमने कहा ये कौन भूत पीछे पड़ गया तुम्हारे जो है। समझ गए ना? हाँ, तुमने अगर कनकेव मिरर ले लिया तो पता लगा है एकदम से उल्टी हो गई बेटा जो है। ठीक है? तो एक तो ये रीजन हो गया। और दूसरा रीजन ये भी है ना कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बड़ा होता है एक्चुअल में। फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है जो है। ये भी एक रीजन होता है। अब बड़े फील्ड ऑफ व्यू से क्या फायदा होता है वो सुनो जो है। सबसे पहली बात तो तुम ये देखो ना कि तुम रियर व्यू मिरर में क्या देखते हो। कई बच्चे तो वही गलत बता देते हैं, क्या देखते हो जो है। समझ गए ना? रियर, हाँ रियर व्यू मिरर में क्या देखते हो बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है। रियर व्यू मिरर में तुम अपने पीछे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज देखते हो असल में। समझ में आ रहा है? बताओ जो है, आपके पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज देखते हो एक्चुअल में तुम रियर व्यू मिरर में। अब सुनो क्या है कि मान लो फील्ड ऑफ व्यू अगर छोटा लेते तुम तो क्या दिक्कत आती कि पता लगा राइट साइड से तुम्हारा कोई साइकिल वाला निकला। अब उसको देखने के लिए तुम्हें अपनी आंख को उसके फील्ड ऑफ व्यू में ऐसे ले जाना पड़ रहा है बेटा जो है। ऐसे ना आंखें घुमानी पड़ रही है इधर इधर, कहाँ है इसका फील्ड ऑफ व्यू देखें। उतने में बगल में लेफ्ट साइड से स्कूटर वाला निकल गया, पता लगा जो है। समझ गए ना? बगल में स्कूटर वाला निकल गया। अब तुम्हें स्कूटर वाले की इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके फील्ड ऑफ व्यू में अपनी आई को ले जाना पड़ेगा। तो तुम ऐसे ही सर को हिलाते रह जाओगे, बस हो गया। कभी उसके फील्ड ऑफ व्यू में जा रहे हो, कभी साइकिल वाले के, कभी स्कूटर के फील्ड ऑफ व्यू में जा रहे हो। लेकिन अगर तुमने बड़ा फील्ड ऑफ व्यू ले लिया तो क्या होगा कि तुम्हारे पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा आ रहा है। समझे ना? उनका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा आ रहा है बेटा जो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी आंख एक जगह स्टेशनरी रहते हुए सभी के फील्ड ऑफ व्यू में आ जाएगी जो है। अब समझ में आया? बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर तुमने छोटे फील्ड ऑफ व्यू का मिरर ले लिया तो तुम्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उनकी इमेज को देखने के लिए उनके फील्ड ऑफ व्यू में अपनी आई को बार बार डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है।
तो मेरे ख्याल से फील्ड ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा क्या है। अब चलते हैं चौथी बात। ये एक्चुअल में एक एग्जाम्पल था जिसको मैं रे डायग्राम के लिए तुम्हें समझा रहा हूं, और रे डायग्राम अभी अभी कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तब वो करेंगे जो है, ठीक है। जो कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तब वो करेंगे जो है, हाँ तब बताऊंगा उसको, ठीक। तो सुनो, तुमने एक चीज पढ़ी होगी ना कि अगर तुम्हें अपनी पूरी हाइट देखनी है मिरर में, तो जो मिरर की लेंथ होनी चाहिए वो आपकी हाइट की हाफ होनी चाहिए। सुना है कि नहीं सुना है बताओ जो है। जैसे अगर तुम 6 फीट के हो और तुम्हें पूरा अपने सर के बाल भी देखना है और पैर का नाखून भी देखना है, नहीं है पैर का नाखून भी देखना है बेटा जो है, तो कम से कम 3 फीट का मिरर होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल था असल में। तो ये था मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, उसमें भी एक चीज है ना कि ऐसा नहीं कि तुम जो है 3 फीट का मिरर लिया और कहीं भी लटका दिया आपने उसको और फिर तुम देख रहे हो उसमें जो है, ऐसा नहीं। उसकी फिक्स पोजीशन होनी चाहिए, ला के रख दिया पता लगा, समझ गए ना, डाइनिंग टेबल पे रख दिया और फिर उसमें कह रहे हो कि सर ने तो कहा था 3 फीट का मिरर ले आओ और पूरा मैं बाल और नाखून सब देख लूंगा, ऐसे नहीं। उसकी फिक्स पोजीशन होनी चाहिए बेटा जो है ना। तो वो सुनो क्या है। जैसे तुम एक चीज देखो कि तुम ये हो, ये पर्सन है और एक्चुअल में मुझे पर्सन की आई से मतलब है बस। अब तुम क्या करो, सर से लेके आई तक का इसकी बाइसेक्टर लाइन ले लो और आई से लेके पैर तक का इसकी भी बाइसेक्टर लाइन ले लो। अब इसके बीच में मिरर कहीं भी रख दो, तुम्हें सर भी दिखाई देगा पैर भी दिखाई देगा। मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो कैसे देखो, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये भी आपकी आई तक पहुंच जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके ये भी आपकी आई तक पहुंच जाएगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा बताओ जो है। पैर की जो रे है वो भी रिफ्लेक्ट होके आपके आई तक पहुंच जा रही है और सर से जो रे चल रही है वो रिफ्लेक्ट होके आपके आई तक पहुंच जा रही है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो ये एक्स है तो इसका मतलब ये भी एक्स है क्योंकि ऑलरेडी तुमने बाइसेक्टर लिया हुआ है। और अगर ये वाई है तो फिर ये भी वाई है। क्यों? तो पर्सन की हाइट कितनी हो गई, पर्सन की जो हाइट आ गई वो आ गई 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। क्यों? और मिरर की लेंथ कितनी है देखो जरा, वो एक्स प्लस वाई है। समझ में आ गई बात? क्यों? ऐसे रखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर ये आपने डॉटेड लाइन दिखा दी, तो क्या इस लाइन पे हम कहीं भी रख सकते हैं? इस डॉटेड लाइन में हम कहीं भी रख सकते हैं मिरर? आंसर है यस, ठीक। अब इफेक्ट क्या आएगा वो सुनो बेटा जो है। सबसे पहली बात जो तुम देख रहे हो ना, वो अपने को थोड़ी देख रहे हो, वो तुम अपने को नहीं देख रहे बेटा, ये ध्यान रखना, अपनी इमेज को देख रहे हो जो है।
उज्जवल समझ में आ रहा है? तुम अपने को थोड़ी देख रहे हो जो है, तुम किसको देख रहे हो बताओ? जो है इमेज को देख रहे हो। इसका मतलब अगर तुम मिरर से डी डिस्टेंस आगे हो, अगर तुम मिरर से डी डिस्टेंस आगे हो, तो डी डिस्टेंस पीछे जो इमेज बन रही है, इसको देख रहे हो तुम तो। ये इमेज है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तुम इमेज को देख रहे हो। और तुमने एक चीज और पढ़ी होगी कि जिस चीज को तुम देखते हो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। नहीं है? जिस चीज को तुम देखते हो तो कम से कम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसका मतलब जो 2D होना चाहिए, it should be greater than equal to 25 सेंटीमीटर, या D should be greater than equal to 12.5 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया पहली बात? बताओ ये समझ में आया कि तुम इमेज को देखते हो, इसका मतलब 2D की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होनी चाहिए, या D की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 12.5 होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब जैसे जैसे तुम D को बढ़ाओगे, एज D इंक्रीजेस, तो जो तुम्हारी इमेज होगी वो दूर जाएगी। इसका मतलब जो विजुअल एंगल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? याद आ रहा है बेटा? ये बता जो है, विजुअल एंगल वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब जो एपरेंट साइज तुम्हें दिखेगा वो छोटा होता जाएगा। समझ गए ना? एपरेंट साइज दिस ऑल्सो डिक्रीजेस। दिखेगा पूरा तुम्हें, सर के बाल भी दिखेंगे और पैर का नाखून भी दिखेगा बेटा जो है, लेकिन एपरेंट साइज क्या होता जाएगा जो है? छोटा होता जाएगा। तो सोहम समझ में आ गई बात कि तुम्हें मिरर से कम 12.5 सेंटीमीटर सामने खड़ा होना पड़ेगा, पहली बात। और जैसे जैसे तुम डी को बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे इमेज और दूर होती जाएगी। तो इसका मतलब जो विजुअल साइज तुम्हें अपियर होगा वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, भले ही तुम देखोगे पूरा। ये कहना। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। एक्चुअल में ये भी एक एग्जाम्पल ही हुआ करता था कई साल पहले। और इसको भी मैंने रे डायग्राम के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, फॉर रे डायग्राम। और इसमें क्या था सुनो, एक आई थी, एक वॉल थी, और एक मिरर था। तीन चीजें होती थी, आई, वॉल और मिरर। दूसरी बात, तुम वॉल और मिरर के बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो। वॉल एंड मिरर के, यू का मतलब आई हो गई है, ध्यान रखना। बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो। और मिरर में वॉल की इमेज देखना चाहते हो। वांट टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ वॉल।
कंप्लीट इमेज ऑफ वॉल। तो जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर होती है वो हाइट ऑफ वॉल अपॉन 3 आती है इस केस में। तो यहाँ पे जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर होती है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ये आती है हाइट ऑफ वॉल अपॉन 3। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते रहो, और रे डायग्राम के एंगल से मैंने लिया हुआ है। मैंने तुमसे कहा तुम वॉल और मिरर के बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो और तुम्हें मिरर में वॉल की इमेज देखनी है, पूरी वॉल की इमेज देखनी है। तो जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर होनी चाहिए वो वॉल की हाइट की क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन होता था। अब सुनो क्या है। इधर वॉल मान लो, इधर अभी कहीं मिरर लगाऊंगा मैं, और इसके बिल्कुल सेंटर में आई आएगी। क्यों? लेकिन आई जो है मिरर की तरफ होनी चाहिए, हाँ बेटा, वॉल की तरफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सीधे ही देख लेगा वो तो जो है। शुभम, पता लगा ऐसा नहीं, आई तूने जो है वॉल की तरफ देख लिया फिर तो सीधे ही देख लेगा जो है। हाँ, उसको क्या देखनी है, इमेज देखनी है। हाँ, तो ये मान लो आई यहाँ पर है जो है। इस पे जैसे ना एक वो है बेटा, क्वेश्चन भी है, तुमने सुना भी होगा ना, कि दो बकरियां हैं जो है, एक का फेस ईस्ट की तरफ है और दूसरे का फेस वेस्ट की तरफ है, और उनके बीच में घास रखी है। तो बताओ वो घास को कैसे खाएंगे? इसमें एक क्वेश्चन भी आता है जो है, दो बकरी हैं, एक का फेस ईस्ट की तरफ, एक का फेस वेस्ट की तरफ, तो वो कैसे उसको खाएंगे बेटा, ये बता जो है, घास को कैसे खाएंगे? अबे उल्लू, बिल्कुल सही तो है। देख, ये इसका फेस ईस्ट की तरफ है और इसका फेस वेस्ट की तरफ है, इसके बीच में घास रखी है, आराम से खा लेंगे, उसमें क्या जो है। बता, इसका फेस ईस्ट की तरफ और उसका फेस वेस्ट की तरफ, तो घास खा लेंगे बस, हो गया जो है। ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, समझ गए? अब सुन, हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में पूछा था। अरे यार, तुम लोगों ने कर दिया मुझे दुखी, सच में। हम्म। बीच बीच में तुम्हारे, जो हमारे कुछ दुष्ट प्रकृति के दोस्त हैं ना, उनका भी देखना पड़ता है, वो भी। तो अब सुनो, इसका रे डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि यहां से यहां से रे ऐसे गिरी और ये आ गई, और यहां से रे ऐसे गिरी और ये आ गई। तो मिरर को तुमने यहां पे लगा दिया, बस हो गया। ये कह रहे हैं। पहले रे डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता बेटा जो है, रे डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि जो मिरर है वो वॉल का 1/3 साइज का है। क्यों? ये भी तो प्रूव करना है अभी। मिरर वॉल का क्या है, 1/3 है, उसको प्रूव करना है। तो वो देखो कैसे। ये बताओ, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो ये होता, हाँ ये होता, देखो। अब सुनो, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, लेकिन फिर ये ना, ये 2x होता,
क्यों? क्योंकि तुमने, मैंने कहा था आई बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि आप देखो अगर ये डी है तो फिर ये 2D है। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बताओ जो है। ये देखो ना, ये भी डी है, ये भी डी है। तो जरा देखना समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे देखो ना, ये देखो ना, ये डी है, ये 2D है, तो इसका अंदर ये x है, तो ये 2x है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तन्मय बता, फिगर समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बता जो है, ये हो गया। ठीक, इसी टाइप से फिर नीचे वाले पे आ जाएगा। नहीं है सिमिलर टाइप का, वो नीचे वाले पे आ जाएगा। इस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, देखो। अब ये बताओ, ये अगर y है तो फिर ये भी y होगा, लेकिन ये 2y हो जाएगा। क्यों? सॉरी, हाँ ये ठीक है, ये 2y हो जाएगा। ये हो गया। और साथ में इसके बीच में जो ये वाली क्वांटिटी है, ये x प्लस वाई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी फिर x प्लस वाई है। तो वॉल तुम्हें दिख रही होगी 3 टाइम्स x प्लस वाई, और मिरर तुम्हें दिख रहा होगा x प्लस वाई का। रे डायग्राम समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ। आ गया ना, रे डायग्राम समझ में आ गया? तो ये हो गया क्या। अब चलते हैं 6 पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट पे इमेज वेलोसिटी, वी आई एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वी ओ, इसकी बातें कर लेते हैं जरा। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं और उसके बाद फिगर बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, स्पीड वाइज दोनों सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। स्पीड वाइज दोनों सेम होते हैं, मतलब इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड वो इक्वल होगी। दूसरी बात, दोनों वेक्टर्स मिरर से सेम एंगल बनाते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स में। मतलब वी आई वेक्टर और वी ओ वेक्टर मेक सेम एंगल फ्रॉम मिरर, सेम एंगल फ्रॉम मिरर इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये जब फिगर बनाऊंगा तो तब समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। अपोजिट डायरेक्शंस। तीसरा, दोनों की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो मिरर के अलोंग होंगे वो सेम रहेंगे। कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स लेकिन किस किस के, ऑफ वी आई वेक्टर एंड वी ओ वेक्टर। along मिरर, वो सेम रहेंगे। और लास्ट पॉइंट, जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू मिरर होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू मिरर वो होंगे इक्वल एंड अपोजिट। एक बार सारे पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं, फिर फिगर बनाऊंगा तो अपने आप तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्पीड वाइज मैंने तुमसे कहा दोनों इक्वल होते हैं, ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड। वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, वी आई वेक्टर और वी ओ वेक्टर, तो मिरर से वो इक्वल एंगल बनाएंगे लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शंस में। तीसरा मैंने तुमसे कहा कि वेलोसिटी के कंपोनेंट जो मिरर के अलोंग होंगे वो सेम रहेंगे, और जो कंपोनेंट्स मिरर के परपेंडिकुलर होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब फिगर देख लो तो अपने आप सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एक बात बताओ कि अगर ये वाला ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगी। अब ये बताओ, ये अगर V से इधर आ रहा है तो ये V से इधर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ पहले। बच्चों वाली बात है, क्यों? ये अगर V से इधर आ रहा है तो V से इधर आएगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 आ गया ना, पॉइंट 4 में कहा था मैंने, क्यों? पॉइंट नंबर 4 आ गया। अब देखो, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज ये होगी। अगर ये V से इधर जा रहा है तो बताओ ये V से इधर जा रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। ये हो गया, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये हो गया। अब सुनो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये इमेज होगी। अब बताओ कि अगर ये V से इधर जा रहा होगा तो ये V से इधर जा रहा होगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल एंगल नहीं बना रहे। जैसे ये इधर को थीटा बना रहा मान लो, तो फिर ये इधर को थीटा बनाएगा। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला था जरा बताओ। दोनों वेलोसिटी मिरर से इक्वल एंगल बनाएंगे, क्यों? दोनों वेलोसिटी मिरर से इक्वल एंगल बनाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा बताओ समझ में आया जो मैं कह रहा था? जो बात मैं तुमसे कह रहा था वो क्लियर है कि नहीं है, बताओ जो है। ये हो गया। एक लास्ट फिगर और चलते हैं, देखो। उज्जवल भाई, यार अब मेरे ना उंगली में पता है दर्द होने लग गया। ये जो 4 फिंगर होती है ना, हाँ मिडिल फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर में होने लग गया दर्द। तो अब वैसे भी मुझे लगता है कि मैं दिसंबर के बाद वैसे भी, हाँ लिख लिख के और पढ़ा पढ़ा के, तो अब मेरे को वैसे भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब मेरे पास पता है आजकल क्या चला ना, मेरे पास बहुत सारे, हाँ नहीं मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि अब मैं क्या करूंगा रिटायरमेंट के बाद, क्या करूंगा। कभी मैं सोच रहा हूँ मैं 6 एप्स बनाता हूँ बेटा, जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। वो भी ठीक रहेगा ना, क्यों? हाँ, मतलब 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम जो है जिम जाऊंगा जो है। फिर आओ बेटा तुम मेरे साथ जो है। हाँ ये ठीक है। कभी ये सोच रहा हूँ, कभी सोच रहा हूँ कि गाने गाता हूँ जो है। कभी ये भी आ रहा है, अभी ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं। कभी सोच रहा हूँ गाने गाता हूँ बेटा जो है, सिंगर बनता हूँ जो है। हैं? और बाइक में घूमूंगा बिल्कुल,
समझ गया? हाँ बिल्कुल, बाइक में बेटा जैसे घूमते हैं ना लौंडे, घूमते हैं बेटा जो है, बिल्कुल जो है, समझ गए ना? हाँ वैसे जो है, और तुम्हारी आंटी को पीछे बैठाऊंगा बिल्कुल जो है, समझ गए? तुम्हारी आंटी को पीछे बैठा के और ले 100 की स्पीड में सही करके बाइक निकालूंगा बेटा जो है, तो ये भी सोच रहा हूँ जो है। तो अब सुनो। अब तीसरा सुनो बेटा जो है, ध्यान से देखना। ये बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, अगर ये वी से इधर जा रही है, तो तुम्हें लग रहा है ये वी से इधर आएगा? पहले ही बताओ। बताओ, ये अगर वी से इधर जा रहा है तो ये वी से इधर आएगा, बताओ। क्लियर है? ठीक। तो अब आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी तो ये होगी ना एक तरीके से, ये हो गई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, क्यों? और ये इमेज वेलोसिटी हो गई। तो अभी भी जरा तुम देखना, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी दोनों इक्वल एंगल नहीं बना रहे? बताओ, ये इधर को थीटा बना रहा है और ये इधर को थीटा बना रहा है, बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ। अब बताओ, जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे थे वो क्लियर हैं कि नहीं है? सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं बताओ? स्पीड वाइज तो सब जगह ही सेम दिख रहा होगा तुम्हें, जैसे अगर ये v है तो फिर ये भी v है, क्यों? स्पीड वाइज सेम हो गया। दूसरी बात मैंने तुमसे कहा, वेलोसिटी मिरर से सेम एंगल बनाएगी लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में, और वो कंपोनेंट जो मिरर के अलोंग होगा वो इक्वल होंगे, और वो कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये तो ये हमारी ना प्लेन मिरर की थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं इसकी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में, प्लेन मिरर की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में। टाइप 1 तो सिंपल ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे बेस्ड होती है बस वो। तो इसमें तुम्हें दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने नॉर्मल ही गलत ड्रॉ कर लिया तो फिर पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा बेटा, क्यों? नॉर्मल एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसमें थोड़ा सा तुम्हें ज्योमेट्री का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ज्योमेट्री एक्सपर्ट। ये कर, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे बेस्ड होते हैं, और उसमें नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तुम्हें ज्योमेट्री का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, दो मिरर ना ऐसे रखे हुए हैं, एक रे यहाँ आती है, ऐसे गिरती है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, और फिर ऐसे चली जाती है। अब ये रे 1 है, ये मिरर 1 है, ये रे 2 है, ये मिरर 2 है। अब तुमसे ये कहता है कि एक तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये भी पैरेलल है, दिख भी रहे होंगे तुम्हें।
तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? तो ज्योमेट्री देखना। हाँ, एक बात बताओ, ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना? बताओ, देखो जरा। उसके बाद ये और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। मेरे ख्याल से ये थीटा तो समझ में आ गए होंगे ना सारे, कौन कौन से थीटा क्यों हुए बेटा जो है। उसके बाद चलते हैं हम नॉर्मल में। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये बताओ ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा ना? ये हो गया, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब ये एंगल थीटा आ जाएगा, क्यों? ये एंगल थीटा आ जाएगा, और उसी टाइप से ये वाली चीज भी होगी, ये भी 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्यों? हाँ, थीटा हो जाएगा। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्यों? इक्विलेटरल। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताओ बेटा इसमें? समझ में आ गया ना कैसे करना है? ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो। एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, यहां टकराती है, और फिर यहां ऐसे आ जाती है। और ये दोनों तुम्हें एंटी पैरेलल कह देता हूं तो ज्यादा बेटर है, क्यों? एंटी पैरेलल कह देता हूं। ये है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ये पूछ रहा है। तो इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है, और वो रिजल्ट ये है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई ये दोनों रेज पैरेलल होंगी जो है, ये ध्यान रखना। इसका जो आंसर आता है वो ये आता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई दे आर एंटी पैरेलल। तुम 0 डिग्री लो, 10 डिग्री लो, 20 डिग्री लो, वो हमेशा क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। उसके पीछे रीजन देखो क्या है। देखो, ये आई है तो ये आई है, इसका मतलब ये 90 माइनस आई हो गया, तो फिर ये भी 90 माइनस आई हो गया, तो ये फाइनली आई आ गया। पहले ये बताओ, यहां तक ज्योमेट्री समझ में आई? यहां तक समझ में आई ज्योमेट्री बेटा? ये बताओ जो है, ये हो गया। अब देखो एंटी पैरेलल कैसे हुए, इंटरेस्टिंग बात देखो। ये और ये पैरेलल है, यहां से अगर ये आई बना रही है तो फिर ये भी आई बना रही है, तो बताओ पैरेलल नहीं हो गए बेटा? ये बताओ, तुम ये बताओ, ये और ये पैरेलल है,
यहां से अगर ये आई बना रही है तो फिर ये भी आई बना रही है। अब बताओ पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जो है, ज्योमेट्री समझ में आ रही है? अब आई की कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लो यहां पे अगर आई 10 डिग्री होता है तो फिर इधर भी आई 10 डिग्री आ जाएगा। अगर मान लो आई की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री होती तो इधर भी आई 20 डिग्री हो जाता। तो बताओ हर केस में ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ जो है, उज्जवल, बता बेटा जो है, कि अगर उधर तूने आई को 10 डिग्री से स्टार्ट किया तो इधर भी 10 डिग्री हो जाएगा, उधर 20 डिग्री से स्टार्ट किया तो इधर भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो बस हो गया, हर केस में क्या होगा बताओ जो है, हर केस में एंटी पैरेलल होगा। बस हो गया, ये कर। किसी को कोई डाउट है इस ज्योमेट्री में? बताओ, किसी को भी इस ज्योमेट्री में कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है, नहीं है ना? अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, वो सुनो क्या है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका मतलब ये बताओ कि अगर दो प्लेन मिरर्स 90 डिग्री पे हों तो वो किसी भी रे ऑफ लाइट को अपने पास से 180 डिग्री डेविएट कर देंगे। बताओ ये रिजल्ट सही है या नहीं है? बताओ, दो प्लेन मिरर्स अगर 90 डिग्री पे रखे हों, आप देखो ना, ये और ये 90 डिग्री पे रखे हों, तो वो किसी भी रे ऑफ लाइट को अपने पास से 180 डिग्री डेविएट कर देंगे दो रिफ्लेक्शंस के बाद। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल, बता बेटा जो है, दो प्लेन मिरर्स अगर 90 डिग्री पे रखे हों तो वो किसी भी रे ऑफ लाइट को अपने पास से कितना डेविएट कर देंगे? बताओ जो है, 180 डिग्री। वो कहाँ, इधर को आ रही थी और वो इधर को चली गई। तो इसका ये आ गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि टू प्लेन मिरर्स at 90 degree deviate all rays by 180 degree from their path। तो ये ध्यान रखना, इसको भी मैं आगे चल के इस रिजल्ट को भी कभी यूज करूंगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, वो देखो क्या है। यहां से एक रे आ रही है, ऐसे हुई और फिर ऐसे हो गई, और ये एंगल आई है और ये एंगल थीटा है। तो तुम्हें रिलेशन बिटवीन आई एंड थीटा निकालना है। रिलेशन बिटवीन आई एंड थीटा, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। रिलेशन बिटवीन आई एंड थीटा निकालना कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान से देखना, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, सो दैट रे ऑफ लाइट retraces path after third reflection।
अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्ट पाथ रिट्रेस करने की क्या कंडीशन होती थी, तुम्हें याद है कुछ? कोई भी रे ऑफ लाइट अपना पाथ कब रिट्रेस करती है बताओ बेटा जो है, ये मैंने बताया था ना कि मिरर पे क्या करनी चाहिए, नॉर्मल गिरनी चाहिए। हाँ मतलब यहाँ पे तुम्हें लग ही रहा होगा कि यहाँ पे अगर ये बिल्कुल नॉर्मल गिर जाए, क्यों नॉर्मल गिर जाए तो फिर रिट्रेस कर जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों, थर्ड में नॉर्मल गिर जाए। तो अब ज्योमेट्री है, बस हो गया, फिर से ज्योमेट्री है, वो देखो कैसे। ये बताओ अगर ये आई है तो ये भी आई है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस आई आ गया, और ये 90 डिग्री, यहाँ ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा आई बनेगा ना, पहले ही बताओ, ये क्लियर हुआ? ये पूरे का पूरा एंगल क्या बनेगा, आई बनेगा। लेकिन अभी इसमें नॉर्मल भी तो आना है बेटा, ये बताओ यहाँ पे इसके बीच में एक नॉर्मल भी तो आना है कि नहीं आना, बताओ। इसके बीच में एक नॉर्मल भी आना ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा जरा बताओ। ये आई बाई टू होगा, क्यों, ये होगा आई बाई टू। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस आई बाई टू होगा। कोई डाउट बताओ, ये बताओ, ये 90 माइनस आई बाई टू होगा, और ये 90 डिग्री था ही था। अब सिंपल सी बात है, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस आई बाई टू, वो 180 डिग्री हो जाएंगे, क्यों। इसका मतलब जो थीटा को होना चाहिए वो आई बाई टू होना चाहिए। ज्योमेट्री समझ में आई या नहीं आई, बताओ। ज्योमेट्री समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बताओ जो है। ये हो गया, सो तो टाइप वन प्रॉब्लम्स इस टाइप की होती है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे बेस्ड, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे बेस्ड, उसमें थोड़ा सा एक तो नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि ज्योमेट्री तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए। अब चलते हैं टाइप टू प्रॉब्लम्स। अगस्त में मेरी थोड़ी छुट्टियां ज़्यादा होंगी बेटा, एक तो 1 to 5 एबसेंट रहूँगा मोस्ट प्रॉब्ली में, और 15 to 20, हाँ 6 डेज वो हो गए, 5 डेज वो हो गए, 11, और एक दिन 11th को राखी है, उस दिन भी एबसेंट रहूँगा मेरे ख्याल से। तो 12 डेज की छुट्टी होंगी। और अगस्त कितने का होता है, 30 डेज का होता है, कितने का होता है अगस्त, कितने का होता है? सेवन ना, 31 का होता है, फिर 19 डेज मिलेंगे क्लासेस। इसमें मैंने ईएमआई तक बताया था मेरे ख्याल से, इस बार जो आएगा उसमें ईएमआई तक होगा इस बार, और अगली बार ऑप्टिक्स पूरा आएगा। अगली बार में अगस्त के मंथ में जो होगा ऑप्टिक्स तक पूरा आएगा। एसी तक बोला था, अच्छा एसी तक बोला था, मैंने क्या बोला था, मैंने पेपर उसी समय बना दिया होगा ना, मैंने कहाँ तक बोला था बता, मैंने उस समय बोला था ईएमआई तक बोला था मेरे ख्याल से, ईएमआई तक बोला था मेरे ख्याल से मैंने। अब चलते हैं टाइप टू। टाइप टू जो होती है वो होती है फील्ड ऑफ व्यू बेस्ड। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, और सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज उसके बीच में ही लाई करती हैं। तो अगर तुम्हें इमेज को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अपनी आई को
फील्ड ऑफ व्यू में कहीं ले जाना पड़ेगा, ये कंसेप्ट होता था। अब एक एग्जांपल देखो, तब थोड़ा और क्लियर। यहाँ पे ना एक मिरर है, और ये मिरर 2 मीटर का है मान लो, और इसका जो लोअर एंड है वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है मान लो, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये तुम्हें मान लो ये दे रखा है 1 मीटर, और यहाँ से 2 मीटर पे एक पर्सन आएगा। तो तुमसे ये कहता है कि पर्सन की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट। टू सी द इमेज। मतलब एक छोटी सी बच्चे वाली बात है कि अगर मैं प्लेन मिरर दे रहा हूँ, कोई मिरर देख रहा हूँ, तो ज्यादातर मैं इमेज की ही बात करूंगा ना, ऑब्जेक्ट की बात क्यों करूंगा, क्यों इमेज की बात करूंगा। तो अब देखो इसका क्या रे डायग्राम बनेगा। ये बताओ कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहां से 1 मीटर पीछे बनेगी, बताओ क्लियर है कि नहीं है। यहां पे इमेज बनेगी, बताओ ये क्लियर हो गया। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू तुम्हें याद है, ऐसे ड्रॉ करते थे हम। इसको आगे बढ़ा दो, ये हो गया, एक ये हो गया। बताओ फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया कि नहीं आया। ये और ये हो गया, तो ये फील्ड ऑफ व्यू बन गया, क्यों। ये आ गया। तो अब मिनिमम तो तुम्हारी इतनी होनी चाहिए, क्यों, और मैक्सिमम ये होनी चाहिए, क्यों। क्लियर हो गया, बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जो है ये हो गया। अब तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल लगाना है, बस हो गया, और क्या करना है। अब तो तुम्हें लगाना है सिमिलर ट्रायंगल, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे। देखो ये और ये देखो ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्यों, देखना जरा, ये दो सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्यों। अब आप ये बताओ, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो इसका मतलब जब ये 4 मीटर है, ये जरा देखना, ये टोटल 4 मीटर है, तो फिर इसका मतलब मिनिमम भी कितना होगा, तो ये भी कितना होना चाहिए, बताओ जो है 4 मीटर होना चाहिए, क्यों। बताओ समझ में आ रहा है, ट्रायंगल नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ, देख लो, ये 1 है तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये 4 है अगर, क्यों, ये 4 है, तो फिर ये भी 4 है, बस हो गया। तो मिनिमम तो आ गई 4 मीटर। मैक्सिमम के लिए बड़ा ले लो, बस हो गया ट्रायंगल, क्यों।
नहीं है, मैक्सिमम के लिए तुम्हें थोड़ा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो एक ये बन गया, हाँ एक तो ये बन गया ना, ये हो गया, देखो ये हो गया, एक ये आ गया, ये आ गया, नहीं एक 1 है वो 3 है बेटा जो है, तो इसका मतलब 4 है तो 12 होगा, मैक्सिमम 12 आएगा। देखो जरा सही ढंग से देखो, मैक्सिमम में देखो जरा, ये 1 था ये 3 था, ये 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अगर 4 है, ये अगर 4 है तो ये 12 आ रहा होगा। बताओ ज्योमेट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ज्योमेट्री में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, जो ये बताओ जो है, ये ध्यान रखना। बाकी चलो नेक्स्ट पे करते हैं। अच्छा वो एक चीज का और ध्यान रखना कि ये वाली जो रे है ना, ये वाली रे, वो एक्चुअल में ये वाली रे हो गया, ये है, क्योंकि मिरर के पीछे से कुछ नहीं होता, वैसे ये वाली जो रे आ रही है वो एक्चुअल में ये वाली रे है, क्यों, ये है, मिरर के पीछे से कुछ नहीं आता ना अगर देखो तो जो है। ठीक, बाकी चलो फिर नेक्स्ट में करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।